अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अभी जो हम पढ़ रहे थे इसी के लिए पढ़ रहे थे, इसमें हेल्प करेगा आगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा ये एक एनर्जी कंजर्वेशन है। मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हो। मान लो एक सिस्टम है, इस सिस्टम में जितनी एनर्जी आप दोगे और ये उसका जितना पार्ट खर्च करेगा उसको इसमें से निकाल लो, जो बचेगा वो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो Q को आप इनकम कर सकते हो, इनकम आया आपके घर में, W एक्सपेंडिचर हुआ और डेल्टा U आपकी सेविंग हुई। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम है, देन विल हैव सम सेविंग। इनकम जितना उतना एक्सपेंडिचर, सेविंग जीरो। इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर तो कर्जा, माइनस डेल्टा यू। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन का, और ये कहलाता है हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बड़े काम का है ये, बड़े काम का है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड बहुत सारी बातें हैं, उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें और मैं करवा देता हूं आप लोग को, जो आपके न्यूमेरिकल में आएगी। ये तो बड़े काम का है। पूरी थर्मोडायनेमिक्स जो अब रिमेनिंग होगी वो इसी पे बेस्ड होगी। थोड़ा सा इस पे बता दूं, फिर एक चीज और बताऊंगा आपको, फिर मैं डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पे ले चलूंगा। तो पहली चीज ये है, मान लो मेरे पास एक प्रोसेस है, तीन प्रोसेस है, ए बी। एक प्रोसेस डायरेक्ट जा रहा है, एक यहां गए, एक यहां गए। अब इन प्रोसेस में इसे पहला, इसे दूसरा, इसे तीसरा। पहला क्वेश्चन है वर्क डन 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। दूसरा है हीट के लिए। चार ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, तीन ही दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन होगा वर्क डन के लिए, ये। अरे तीसरा भी वर्क डन हो गया। इंटरनल एनर्जी कर लेते हैं। तब तक आप नोट कर लीजिए। अब देख बेटा, delta u only depends on initial and final, so this one is correct. Since q is equal to delta u plus w, if it is a constant, then heat directly proportional to, directly तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बट ऐसा कह सकते हैं q increases when w increases, q decreases when w decreases। तो ऐसे लिख सकते हैं। वो टेक्निकली गलत है लेकिन सही समझाने के लिए एकदम सही है। सबसे ज्यादा एरिया किसके कर्व के नीचे होगा? इसके नीचे का एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो W1 सबसे ज्यादा, फिर W2, फिर W3। जिस रेशियो में W का इंक्रीज एक डिक्रीज है उसी रेशियो में Q का होगा। तो ये और ये। आई होप ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे सॉल्व। अब कुछ और बातें करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। टू से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं।
लेकिन अभी हम लोग 2 पढ़ेंगे। फिर हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, फिर सारे प्रोसेस खत्म करेंगे आज, और फिर 2 साइकिल्स है, 2 इंजन है, एक इंजन है, एक पंप है, वो खत्म करेंगे। तो हमारा आज ये थर्मोडायनेमिक्स पार्ट खत्म हो जाएगा। इसमें जो अभी बताने वाला हूं वो केटीजी का पार्ट है। तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स मिक्स कर रखा है मैंने। कुछ पार्ट केटीजी का छोटा सा रहेगा, हाफ एन आवर का लेक्चर, वो मैं अलग से रेडी कर दूंगा आप लोग के लिए। Thermodynamic properties of mixture of 2 gases। 2 गैसेस को हमने मिक्स कर दिया, 2 सैंपल को। इसमें नंबर ऑफ मोल N1 था, इसमें N2 था, इसमें N हो गया। इसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 थी, इसकी डेल्टा U2 थी, इसकी डेल्टा U हो गई। इसका CV1 था, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका CV2 था, इसका CV है। इसका CP1 था कांस्टेंट प्रेशर पे, CP2 था, इसका CP। इसमें गामा 1 था, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा 2 और गामा। तो इतनी चीजें हमें पता करनी है। तो पहला हेडिंग, नंबर ऑफ मोल्स फाइनल सैंपल में। जुड़ जाएगा 2 गैस, जुड़ जाएंगे जितने जितने मोल गए, मोल सीधे सीधे ऐड होता है। सेकंड, इंटरनल एनर्जी, ये सेविंग है 2 लोगों की, ये भी ऐड हो जाएगी साइन के साथ। अगर साइन कुछ उल्टा उल्टा हुआ तो उसके हिसाब से। अब हम लोग CV ऑफ मिक्सचर एंड CP ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं। मान लेते हैं ऐसे प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ, तो यहां मैं बता देता हूं CV ऑफ मिक्सचर, number of mole of mixture, internal energy of mixture, of CV of mixture. Now since n CV delta T n is equal to N1 plus N2, ये CP ऑफ मिक्सचर। CV ऑफ मिक्सचर आ गया है। अब CP ऑफ मिक्सचर देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास जैसा, M1 x1 plus M2 x2 अपॉन M1 plus M2, ऐसे N1 CV1 plus N2 CV2 अपॉन N1 plus N2। CP ऑफ मिक्सचर एडिंग R बोथ साइड इन इक्वेशन 1 मान लो इसको। तो CV प्लस R N1 CV1 N2 CV2। आप लोग को पता होगा CP माइनस CVR होता है, तो यहां से CP इज इक्वल टू CV प्लस R। ये हो गया CP LCM। इसके साथ N1 कॉमन लो, इसके साथ N2 कॉमन लो, CP हो गया CP1 CP2। इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल CV ऑफ मिक्सचर जैसा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही।
और बताते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, गामा ऑफ मिक्सचर। कई बच्चे कहते हैं तुरंत सर सीपी ऑफ मिक्सचर अपॉन सी ऑफ मिक्सचर करो, कर सकते हो, बट इतना कैलकुलेशन कौन करे? तो आपको यहां 1 से पिक करना होगा, फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 कहता है n1 प्लस n2 cv, n1 cv1 n2 cv2। cv क्या होगा बेटा? r अपॉन गामा माइनस 1, r कैंसिल कर दो, ये फॉर्मूला है। गामा मिक्सचर आप ऐसे निकालोगे। तो अब इसके बाद हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, तब तक आप नोट करो इसको। एग्जांपल कर लेते हैं इसी पे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। इफ 1 मोल ऑफ monoatomic is mixed with 2 moles of diatomic, then find gamma of mixture। आप सबको पता है निकालने के लिए n1 है 1, n2 है 2, 1 मोनोएटॉमिक का गामा 5/3 याद होना चाहिए, डायाटॉमिक का गामा 7/5। तो ये 3 एलसीएम लोगे तो नीचे 2, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2। 5 एलसीएम लोगे 7 - 5 5 ऊपर चला जाएगा, तो 13/2 आया। इधर 3 बाई गामा मिक्सचर -1, तो 3 बाई गामा मिक्सचर -1 इज 13/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6/13, 1 + 6/13, 19/13 कितना हो जाएगा? 4, 5, इस तरह से गामा मिक्सचर आ जाएगा। तो देख लिया बेटा आप लोगों ने, हमने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। पहला पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें T कांस्टेंट होता है। दूसरा पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें V कांस्टेंट होता है। तीसरा पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें P कांस्टेंट होता है। फोर्थ पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। ये तो ट्रेडिशनल प्रोसेस है। एक और प्रोसेस पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो इन चारों का कॉम्बिनेशन कह सकते हो, वो आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट देगा। तो अब इन प्रोसेसेस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वेरीफाई करेंगे,
ग्राफ देखेंगे, पीवी कर्व कैसा हो सकता है, टीवी कर्व कैसा हो सकता है, और फिर चारों प्रोसेस को हम वही चीज रिपीट करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, टी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हुआ, 0। सिंस डेल्टा यू इज एन सीवी डेल्टा टी, सो डेल्टा यू मस्ट बी 0। सिंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू कहता है। तो ये तो 0 हो गया बच्चे, तो हीट किसके बराबर हो गया, वर्क डन के, और वर्क डन क्या होता है, पीडीवी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो P डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे। तो P कांस्टेंट नहीं है कि आप इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल सके। P इज नॉट ए कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो जो है वो लिखो, T कांस्टेंट, यू कैन टेक इट आउट। मान लो लिमिट तूने V1 से V2 लगा दिया, तो जो हीट होगा वर्क डन के बराबर होगा, और ये हो जाएगा nRT log V2 बाई V1। डायरेक्ट लिख दूं, dx अपॉन x log x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, फिर भी इतना मैंने आपको बता दिया। अब इसको P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सो P1 अपॉन P2 इज V2 अपॉन V1। तो इसको आप चाहो P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हो। लॉग अगर तुम नेचुरल लॉग हटा के लॉग बेस 10 लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। तो ये तो रहा बेटा इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोसेस। अभी हम लोग इसका ग्राफ भी बनाएंगे, तीनों ग्राफ पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है। पीवी ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं वीटी कर्व, फिर हम पढ़ लेते हैं टीपी कर्व, कुछ भी ऐसा, मतलब कोई भी दो का कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है, तो ये तो एकदम इजी है, ये प्रोसेस ऐसा होगा, ये प्रोसेस ऐसा होगा, इसको टच नहीं कराते बिकॉज 0 केल्विन टेम्परेचर इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे मान लो दो डिफरेंट टेम्परेचर है, दो डिफरेंट आइसोथर्म्स हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पे नेचुरली T2 बड़ा है, यहां पे भी T2 बड़ा है, बट पीवी पे कैसे प्लॉट करें, पीवी पे कैसे प्लॉट करें, एक एक्सिस P एक एक्सिस V है, y इज इक्वल टू K अपॉन एक्स, और ये जो K है बेटा ये वेरिएबल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट, y वर्सेस 1 अपॉन एक्स, मतलब y वर्सेस x का कर्व प्लॉट करना, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। देखो t कांस्टेंट है, t कांस्टेंट जब है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, अब p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो गया। p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v का जो ग्राफ होता है बच्चे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ऐसे। बट प्रॉब्लम तब आती है जब दो डिफरेंट टेम्परेचर हम लेते हैं, मान लो एक T1 लिया एक T2 लिया, अब मुझे बताओ विच वन इज बिगर, विच वन इज बिगर। तो आई हैव सो मेनी मेथड्स टू प्रूव इट,
एंड यू मस्ट हैव इट, तुम्हें भी आना चाहिए। कैसे? एक तो तरीका होता है, जैसे जैसे कांस्टेंट बढ़ता है ग्राफ ऊपर जाता है, तो कांस्टेंट में टी छुपा हुआ है तो उस हिसाब से T2 बड़ा हो जाएगा मैथमेटिकली। दूसरा तरीका है, कोई एक कांस्टेंट कर लो, चलो V कांस्टेंट कर लिया मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर लो जिसमें V कांस्टेंट हो। अब ये लाइन यहां टच कर रही है 1 को, यहां टच कर रही है 2 को, तो 1 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 है। तो जब V कांस्टेंट हो गया, V कांस्टेंट हो गया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। सब लोग समझ रहे हैं ना? जब V कांस्टेंट हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। अब जिसका P बढ़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो P2 बढ़ा, T2 यानी T2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, P1 यानी T1 को, P2 बढ़ा है P1 से तो T2 बढ़ा होगा T1 से। दूसरा तरीका था कि आप P कांस्टेंट कर लेते, एक लाइन ड्रॉ कर लेते, P कांस्टेंट हो जाता तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जिसका V बढ़ा उसका T बढ़ा। तो कई तरीके हैं बच्चों के लिए। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोकोरिक V कांस्टेंट। V कांस्टेंट लिखते आपके दिमाग में आना चाहिए चेंज इन वॉल्यूम 0, और इसको लिखते आपके दिमाग में आना चाहिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, यानी पिस्टन वही है, हिल नहीं रहा है, तो गैस जब पिस्टन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है तो वर्क डन कैसा? तो बेटा वर्क डन 0 हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होने से वर्क डन 0 होता ही होता है। नाउ सिंस Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो ये 0 हो गया, और ये N CV डेल्टा T। याद करो आइसोकोरिक प्रोसेस में C वो CV, तो यहीं से आता है। ऐसा भी लिख सकते हैं, NR डेल्टा T को लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। V कांस्टेंट है तो ये लिख सकते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट मैंने अलग कर लिया। तीनों जो एलिमेंट है थर्मोडायनेमिक्स लॉज, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, उन्हीं को पता करना होता है और ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो ग्राफ देख लेते हैं। V कांस्टेंट है ना, तो पहला कर्व हम उठाएंगे PT, जिसमें वो हो ही ना, थोड़ा टिपिकल तो लगे। दूसरा VP, तीसरा TV, तो थर्ड और सेकंड प्लॉट करना तो आसान है, पहले उसी को प्लॉट कर दो। V कांस्टेंट वाला प्रोसेस है, V कांस्टेंट वाला प्रोसेस है, ये हो गया। यहां कैसे प्लॉट होगा थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। PV इज इक्वल टू NRT है, तो P इज NR अपॉन V इंटू T, इट इज Y इज इक्वल टू MX टाइप ऑफ कर्व। बिकॉज V कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो Y इज इक्वल टू MX कर्व कुछ ऐसा प्लॉट होता है। टच नहीं करना, याद रखना आपको। अब विच वन इज बिगर, तो जो स्लोप है यानी स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जिसका स्लोप कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, ये होगा। आया समझ में? दूसरा कॉन्सेप्ट, एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे ऐसे या ऐसे। P कांस्टेंट अगर कर दिया तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तब ये चीज आपको जाननी होगी। अब आइसोबारिक प्रोसेस देख लिया हमने, आइसोथर्मल देख लिया हमने, आइसोकोरिक देख लिया हमने, और अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा मे भी एक कर्व काम आ जाए, तो इसलिए मैं पूरा हटा ले रहा हूं, टाइम बचेगा हमारा। वैसे भी सीरीज में टाइम बचा रहा, आप लोग का देख रहे होंगे, अब मैं वीडियो कट मार रहा हूं, उतना टाइम सेव कर ले रहा हूं जहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है ड्रॉ करने में।
तीसरा आइसोबारिक प्रोसेस, पी कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट होने से, डेल्टा पी जीरो होने से कुछ नहीं मिलता, इज नो यूज, कोई चीज आपको फायदा नहीं मिल रही है। तो जब कोई फायदा नहीं मिल रहा, चलो इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। सिंस Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, इनफैक्ट Q निकाल रहे हैं हम लोग सभी प्रोसेस में। वर्क डन PdV, P कांस्टेंट है, dV तो PV2 माइनस V1 आया, जिसे हम PV2 माइनस PV1 लिख सकते हैं, NR डेल्टा T लिख सकते हैं। तो NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T, N और C डेल्टा T कॉमन ले लो तो ये NCP डेल्टा T। याद करो, C was CP in isobaric process, C was CP in isobaric process। तो अब आइसोबारिक प्रोसेस का हीट निकल गया बच्चे, फिर इसको Cp को गामा R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर लिख सकते हो। तो ये इसके बाद ब्रेक करना आपको आता है। न्यूमेरिकल डायरेक्ट आपसे मिलेंगे, कोई प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। प्रोसेस के थ्रू ग्राफ देगा, उसमें आपको जो आइसोबारिक प्रोसेस होगा उसमें आइसोबारिक का फॉर्मूला, जो आइसोकोरिक होगा उसमें आइसोकोरिक का फॉर्मूला। तो ये मैं मास्टरी करवा दूंगा आपको, डोंट वरी। P कांस्टेंट है तो मैं ये प्लॉट करता हूं T वर्सेस V, और ये P कांस्टेंट है तो ये रखना पड़ेगा PV, ये P हमें रखना पड़ेगा PT। तो P कांस्टेंट हमने ड्रॉ कर रखा है, लेट इट बी P1 P2, तो यहां P1 बड़ा है, यहां ऊपर P2 लिख देता हूं, नीचे P1 तो P2 बड़ा है। यहां पे ग्राफ ऐसा ही होगा, मैंने पहले लिख दिया था आप लोग के लिए, लेकिन इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं, NRT इज इक्वल टू PV, तो T इज इक्वल टू P बाई NR इंटू V। इट इज जस्ट लाइक Y इज इक्वल टू MX, तो M विच इज स्लोप is P by NR, so slope directly proportional to P। तो जिसका स्लोप बढ़ा उसका प्रेशर बढ़ा। आई होप समझ में आ गया होगा आपके, जिसका स्लोप बढ़ा उसका प्रेशर बढ़ा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेते जैसा मैंने आपको बताया है। अब आ जाते हैं आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस, द मोस्ट अवेटेड। तीनों समझ में आया, रिकॉल कर सकते हो, तीनों वीडियो रोक के पीछे जाकर रिकॉल कर सकते हो। तो हम लोग बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, उसके लिए मुझे हटाना पड़ेगा ये पूरा। अब ये कोई खास काम का नहीं होगा हमारे लिए, उसमें मैं कुछ डिराइव करके दूंगा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपका। आपको पता है Q जीरो है, तो सिंस वी कैन राइट दिस ऑल्सो, वी कैन राइट दिस, बता रखा था मैंने, डेल्टा नहीं लिखते हैं, डी लिख सकते हैं। वेरी स्मॉल चेंज, ये जीरो है, एन सीवी डी टी पीडीवी एक। नाउ सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, so if we differentiate it, let it be with respect to V, इसको लिख सकते हैं PdV बाई dV प्लस VdP बाई dV, प्रोडक्ट फॉर्मूला ऐसे कर लेते हैं, और यहां से dt, NDT लिख सकते हैं, बट dt लिख रहा हूं मैं। देख लो, कुछ खास नहीं किया। PV इज इक्वल टू एनआरटी को मैंने डिफरेंशिएट किया, किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं V के रिस्पेक्ट में हो।
तो पुटिंग dt in equation 1, तो NCV it was 1 by NR PdV plus VdP plus PdV is equal to 0। अब n से n गया, r मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो PCV dV VCV dP PR dV एकदम चलता जाएगा। अब मुझे याद है, मेरे लिए इजी है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। अब dV कांस्टेंट होगा कहीं यहां पे है, और P भी है, तो P dV कांस्टेंट ले लेता हूं, CV प्लस R आ जाता है, VCV dP ये हो जाता है CP, तो PCP dV VCV dP 0। नाउ डिवाइड इट बाय PVCV, डिवाइडेड बाय PVCV। मुझे याद है मैंने बताया इसलिए मैं कर पा रहा हूं, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। PVCV से डिवाइड करिए तो P कैंसिल हो जाएगा, CP बाई CV बचेगा और एक V भी बचेगा, तो यहां बचेगा CP बाई CV dV बाई V। यहां पे आप डिवाइड करेंगे, VCV कैंसिल हो जाएगा, P बचेगा, ये हो गया गामा। ये आ गया, इधर ले आते हैं। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। इंटीग्रेशन आता है आपको, लॉग हो जाएगा P2 बाई P1, लॉग हो जाएगा V2 बाई V1। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग के, भी लिख देता हूं, वैसे तुम जानते हो, आई नो इट। लॉग m टू द पावर n इज n log m। तो जो पावर है वो बाहर चला जाता है, या बाहर वाले को पावर बना दो, तो वही किया मैंने। एक और प्रॉपर्टी होती है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो m प्लस n ये हो गया log m प्लस log n, एक साथ कर लिया। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, देख रहे हो, यहां लिख देता हूं, log m अपॉन n इज log m माइनस log n। तो ये उस पार ले जाते हैं, एंटी लॉग लो, यहां से आप PV टू द पावर गामा कांस्टेंट लिख सकते हो। ये हो गया, ठीक है बेटा। तो ये आया पूरा का पूरा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में PV टू द पावर गामा कांस्टेंट, ये प्रूव कर दिया मैंने। अब इसमें थोड़ी बातें और बताता हूं मैं आपको। PV टू द पावर गामा कांस्टेंट आपने देखा, कॉपी करने के लिए वीडियो को रोक लो, मैं स्पेस देता हूं, किनारे हट जाता हूं, तो आपके सामने पूरा बोर्ड रहता है, बोर्ड रोक लीजिए, कॉपी करिए। बेस्ट वे यही होता है, बोलते टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, या तो पहले थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट के आगे का कॉपी कर लीजिए, या बाद में करिए, वो आपकी चॉइस है। PV टू द पावर गामा कांस्टेंट हो गया। अब PV इज इक्वल टू nRT होता है गैस के लिए, तो अगर मैं P को रिप्लेस करूं तो nRT अपॉन V, अब ये nR तो कांस्टेंट है ही, V ऊपर जाएगा, ये भी हो सकता है। एंड अगर मैं P को नहीं छेड़ूं, V को छेड़ दूं, तो ये हो जाता है, ये नया कांस्टेंट लिख सकते हो, यहां से P1 माइनस गामा
टी टू द पावर गामा कांस्टेंट एक नया आ जाता है। इसको तुम लोग चाहो तो पी टी गामा अपॉन 1 माइनस गामा कांस्टेंट भी लिख सकते हो। ऐसे पावर को इधर उधर करके और डेरिवेशन निकाल सकते हो। अब स्लोप एट पीवी कर्व, ये इंटरेस्टिंग है कुछ ना कुछ चीजें इंटरेस्टिंग तो मिलेंगी सभी केस में। सीधे सीधे आपको फॉर्मूला मिल जाए, इस पे टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं तो आप सीधे लग के निकाल सकते हो, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, बहुत कम, रेयर चांस है आपको डायरेक्ट मिले। अब आपको जब इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है तो इतने हल्के चीजों से आपको थोड़े चेक करेंगे, नेचुरली अच्छे लेवल पे चेक करेंगे। चलो देखते हैं स्लोप क्या होता है। तो कुछ चीजें देख लेते हैं। स्लोप हमें dp बाई dv चाहिए। अगर p कांस्टेंट लिया तो dp 0 हो जाएगा, सो स्लोप 0। अगर मैं v कांस्टेंट लूं तो dv 0, यहां से स्लोप क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट, थीटा 90 डिग्री, बिकॉज जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, तो यहां थीटा 0 डिग्री। अब एडियाबेटिक, आइसोथर्मल में स्लोप निकाल देते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, ये तो अब d बाई dv चाहिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। पहले को आप छोड़ देते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। dv बाई dv 1, तो v dp बाई dv माइनस p, dp बाई dv माइनस p बाई v। तो आइसोथर्मल में, ये जो आइसोथर्मल है, स्लोप माइनस p बाई वी होता है, नेगेटिव। तभी देखा होगा स्लोप ऐसे होता है, फिर से ड्रॉ करूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। आइसोकोरिक में स्लोप इंफिनिटी, थीटा 90, आइसोबारिक में स्लोप 0, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो स्लोप है 3 का तो हमें आ गया। अब एडियाबेटिक का निकाल लेते हैं पीवी कर्व पे, इसमें इंटरेस्टेड हूं मैं, तो बाकी मैं हटा दे रहा हूं। नोट कर लिया होगा आपने अब तक स्क्रीन को रोक के। एडियाबेटिक में d बाई dv कांस्टेंट विच इज 0। गामा बाहर करो, v टू द पावर गामा माइनस 1, v टू द पावर गामा माइनस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, v टू द पावर गामा अपॉन v टू द पावर गामा कैंसल, माइनस गामा p। एडियाबेटिक का स्लोप माइनस गामा टाइम्स p बाई वी, यानी dp बाई dv एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स dp बाई dv आइसोथर्मल, यानी सिंस गामा बड़ा होता है बट दोनों का स्लोप नेगेटिव होता है बेटा, दोनों का स्लोप नेगेटिव होता है। तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, यहां प्लॉट कर देता हूं पीवी का, ये आइसोबारिक 0 स्लोप, आइसोकोरिक
90 डिग्री स्लोप, आइसोथर्मल, और उससे ज्यादा स्लोप किसका? एडियाबेटिक का। एडियाबेटिक। तो देख लिया आपने, एक आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो ये नोट कर लीजिए आप फिर से अगेन, फिर इस पे एक बात बोलूंगा, हटा रहा हूं मैं इसको। ऊपर वाला आइसोथर्मल है, नीचे एडियाबेटिक। कट के बाद एक्सपेंशन के केस में, कंप्रेशन के केस में नीचे वाला आइसोथर्मल होगा, ऊपर वाला एडियाबेटिक होगा। ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है। समझ में आया आपके? तो आप ऐसे ड्रॉ करना, टेम्परेचर आइसोथर्मल वाला ऊपर होता है कट के बाद, ये नीचे, और यहां उल्टा, आइसोथर्मल यहां नीचे हो जाता है, ये ऊपर हो जाता है। एक क्वेश्चन इस पे बेस में कर देता हूं आपको, जो आया हुआ है नीट या जेईई में, मुझे याद नहीं है, हो सकता है दोनों में आया हुआ, बहुत ही कॉमन है ये। दो एडियाबेटिक कर दे रहा हूं, दोनों एडियाबेटिक है, प्रीडिफाइंड है, मतलब आप ये मत सोचना कि इसमें एक आइसोथर्मल है। पहला, दूसरा, NeO2, NeHe, N2, He, N2O2, विच वन इज ट्रू? तो बेटे स्लोप 2 का ज्यादा है, तो गामा 2 का ज्यादा होगा, गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी होता है। अब मोनो का गामा 5/3 1.67, डाया का गामा 7/5 1.4। तो डिफरेंट है, एक तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सेम स्लोप हो जाते। तो जिसका स्लोप यानी 2 का स्लोप जाना है तो 2 मोनो होगा, 2 मोनो होगा, 2 मोनो होगा, ये सही है। तो ये आपने देख लिया एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एक नई चीज है, चारों प्रोसेस को रिकॉल कर लीजिए, वीडियो पीछे ले जाइए, चारों प्रोसेसेस को रिकॉल करिए। ये चारों प्रोसेस ही पूरे थर्मोडायनेमिक्स को गवर्न करेंगे, पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स इन चारों प्रोसेसेस पे बेस्ड है, कंप्लीट चारों प्रोसेसेस पे बेस्ड है। तो अब मैं इसको एक एक प्रोसेस और बता रहा हूं जो चारों को और स्ट्रांग करेगा। एक मैंने कहा अभी आपसे कि चारों प्रोसेस आप रट लीजिए, एक प्रोसेस जो लाऊंगा वो चारों का कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यू मे राइट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस प्रोसेस से जेई में, जे एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रैंडम सा प्रोसेस है, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये सारे प्रोसेस का काम करेगा। N1 कर दो तो आइसोथर्मल हो जाएगा, N0 कर दो तो आइसोकोरिक हो जाएगा, N इनफाइनाइट में बताऊंगा वैसे तो आइसोकोरिक हो जाएगा, और N गामा कर दो तो एडियाबेटिक हो जाएगा। तो ये अगर हम पता कर ले गए तो सारी चीजें हमें अपने आप पता हो जाएंगी। तो वर्क डन निकाल लेते हैं इस प्रोसेस में। पी को लिख लिया, इंटीग्रेशन कर लिया,
लिमिट लगा दिया, सी को अंदर भेज दिया, पूरा लिख रहा हूं आपके लिए, नहीं मैं लिखता नहीं हूं इसे, बिकॉज सी इज P1 V1 टू द पावर n, P2 V2 टू द पावर n, PV टू द पावर n, कुछ भी लिख लो। तो जब 2 के साथ है तो मैं P2 V2 लिखूंगा, जब 1 के साथ है P1 V1 टू गेट सम गुड रिजल्ट। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाते हैं। जोड़ो क्या आ रहा है, देखो इंटरेस्टिंग आया, इसे NR डेल्टा T लिख सकता हूं मैं। तो बच्चे वर्क डन आ गया, काफी इंटरेस्टिंग रहा इस प्रोसेस का, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। अब सिंस डेल्टा U इज ऑलवेज एन CV डेल्टा T, फ्रॉम फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ होता है NC डेल्टा T, पढ़ा चुका हूं, डेल्टा U एन CV डेल्टा T और वर्क डन NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस N डेल्टा T, R रह जाएगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज दिस, एंड बिलीव मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो है हीट, ये आ गया तो हीट आ गया। मोलर स्पेसिफिक हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, C। अब इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, बट फिलहाल एक चीज देखते हैं, इतना हटा देता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। सर हो गया बेटा, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस 1। अब PV टू द पावर N इज कांस्टेंट। अब देखना बेटा, N को 1 ले लूं तो PV कांस्टेंट आ जाता है, फिर ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। इसको मैं P1 अपॉन N V इज कांस्टेंट लिख सकता हूं। इसमें अगर N को मैं इनफाइनाइट ले लूं तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो V कांस्टेंट आ जाएगा। PV टू द पावर N इज कांस्टेंट, तो N को 0 ले लूं तो V टू द पावर 0 इज 1, P कांस्टेंट हो जाएगा। अब PV टू द पावर N कांस्टेंट में N को गामा ले लूं तो PV टू द पावर गामा कांस्टेंट, यानी हीट 0। तो चारों प्रोसेस मैंने इसी प्रोसेस से निकाल लिए, तो चारों का रिजल्ट भी ये वैल्यूज पुट करने से आ जाएंगी। ये N0 करने से हमें क्या मिलेगा, आइसोथर्मल। N इनफाइनाइट रखने से हमें क्या मिलेगा, आइसोकोरिक। N0 रखने से हमें क्या मिलेगा, आइसोबारिक। N गामा रखने पे हमें क्या मिलेगा, एडियाबेटिक। अब जरा C की वैल्यू जो हमने निकाली है वो भी देख लेते हैं, यहां लिख लेता हूं। आइसोथर्मल आ गया, आइसोकोरिक आ गया, आइसोबारिक आ गया, एडियाबेटिक आ गया, वही सीक्वेंस में लाया जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया था। अब जरा देखो आप लोग, N की वैल्यू 1 लिखने पे, N की वैल्यू 1 लिखने पे C क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, R अपॉन 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस एनीथिंग इनफाइनाइट, C इज इनफाइनाइट। याद करो यही था आइसोकोरिक में, आइसोथर्मल में इनफाइनाइट। यहां पे C इज इक्वल टू CV
n को इनफाइनाइट, r अपॉन 1 माइनस इनफाइनाइट, इट इज 0, c इज इक्वल टू cv। यही था, याद करिए आप लोग। यहां पे देख लेते हैं, c इज इक्वल टू cv, r अपॉन 1 प्लस 0, cv प्लस r, दैट इज cp। तो c इज इक्वल टू cp, यही तो था इस प्रोसेस में। और यहां पे c इज इक्वल टू cv, r अपॉन 1 माइनस गामा। cv होता r अपॉन गामा माइनस 1, और ये 1 माइनस गामा, कॉमन ले लो माइनस, तो ये गामा माइनस 1, ये हो जाएगा 0, c 0। याद करो, 0, cv, cp, इनफाइनाइट, यही तो आया था। c की वैल्यू जब मैंने हीट डिफाइन किया था, यही चारों आया था, और वो हमने यहां से निकाल लिया। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो बच्चों को कंफ्यूज करेंगे। मेरे पास प्रोसेस है, इन अ थर्मो, पूरा लैंग्वेज लिखा होगा, Pb टू द पावर 3 कांस्टेंट, और ये मोनोएटॉमिक है। फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, N3 है, वहां रख देंगे, C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस N, CV R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन 1 माइनस 3। मोनोटॉमिक के लिए गामा 5/3 माइनस 2, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस R/2, 3/2 R माइनस R/2 है, 2 R/2, आंसर R हो गया। हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। p² T3 कांस्टेंट है, और ये डायटोमिक है, डायटोमिक गैस है। फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या करना है आपको, मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है। तो इसको पहले डिजायर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट करो। p² T3 कांस्टेंट है, तो p² nRT अपॉन इज इक्वल टू pv, तो T को लिख सकते हो pv अपॉन nr, pv अपॉन nr का क्यूब करो, तो ये हो गया बेटा p² p क्यूब v क्यूब इज द न्यू कांस्टेंट। तो यहां से हो गया p टू द पावर 5 v क्यूब न्यू कांस्टेंट, p इज इक्वल टू v टू द पावर 3/5 इज अ न्यू कांस्टेंट। ये हो गया आपको, यानी अगर कंपेयर करो तो n इज इक्वल टू 3/5 मिला हमें। n इज इक्वल टू क्या मिला, 3/5। अब c इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n, 3/5। डायटोमिक के लिए गामा क्या होता है, 7/5। तो R अपॉन 7/5 माइनस 1 प्लस ये एलसीएम लो, 5R अपॉन 2, 5 ऊपर चला गया, 5R अपॉन 2 प्लस 5R अपॉन 2, आंसर इज 5R। इस तरह से कुछ भी आपको मिले, जैसे एक क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन एक बार मैंने देखा था, p² कांस्टेंट, तो बेटा p² कांस्टेंट मींस p कांस्टेंट, आइसोबारिक हो गया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ और क्वेश्चन ये दे सकते हैं।